तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दूसरी जीत भी एक राशन के लिए। तो ऐसी क्या मजबूरी है मनीष चौहान जी के सामने कि अभी जितना फेरबदल हो रहा, चौधरी जयंत जी बीजेपी की तरफ गए। हाँ, एक राशन जो है उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है, उससे भी बेहतर कर रही है। कहीं ना कहीं मुनव्वर हसन को तो दबंगई की दृष्टि से भी लोग देखते थे कहीं ना कहीं। नमस्कार, मैं निरुद्ध गुर्जर। स्वागत आप सभी का गांव गुआंड में। 2024 के चुनाव में कैराना एक ऐसी सीट है जिस पर काफ़ी संघर्ष होता है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर बातें होती हैं और फिर वो बातें धरी की धरी रह जाती हैं। पलायन का मुद्दा हो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रस्तुत की गई, लेकिन धीरे धीरे सब समाप्त हो गया। अब जब चुनाव नज़दीक है, जो क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि अब की बार कैराना पर क्या होने वाला है। उनको क्या लगता है, किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, महिला, विद्यार्थी, इन सबकी आवाज़ उठाई जा सके। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी एक राशन को चुना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा फिर प्रदीप चौधरी पर भरोसा जताया है। हमारे साथ में आज बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट, वकील साहब, समाज सुधारक, अनेकों नाम हम इनको दे सकते हैं, चौधरी ब्रह्मपाल सिंह गुर्जर जी हैं। और समाज के लिए जो ये विचार रखते हैं, जिस विचार पर ये काम करना चाहते हैं, उस पर प्रयास लगातार जारी है। और प्रयास इस तरीके से जारी है कि कैसे हम शोषित पीड़ित समाज को राजा बना सकते हैं। इस पर पहले हम कैराना लोकसभा पर बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, क्योंकि जब सवाल जवाब शुरू होंगे तब बातें और निकल कर आएंगी। पहले तो जी वकील साहब, स्वागत है आपका। जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ गांव गुआंड चैनल का। अच्छा, अभी जो एक राशन को प्रत्याशी बनाया है, वहीं इधर मनीष चौहान बहुत ताकत लगा रहे थे, बहुत सारे होर्डिंग उन्होंने लगा दिए और अब प्रदीप चौधरी पर भरोसा जताया है दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी ने। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या होगा अब की बार कैराना पर? देखो, कैराना पे जहाँ तक एक राशन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो प्रत्याशी घोषित होगी समाजवादी पार्टी से, तो एक जीत तो उन्हें हासिल करी लीकरा जी ने, क्योंकि पार्टी से प्रत्याशी घोषित होना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। कई और लोग भी प्रबल दावेदार थे कैराना लोकसभा पर समाजवादी पार्टी की ओर से, जिनमें हमारे चौधरी परिवार है तीतरों से। उन लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया और भी कई लोग यहाँ से पूर्व सांसद भी रहे, वो लोग भी गढ़ी से जी, वो भी दावेदार थे टिकट। तो एक जीत तो मैं समझता हूँ एक राशन ने जो है अपनी पूरी कर ली। और जिस तरीके से प्रत्याशी घोषित होने के बाद कैराना लोकसभा पे बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दूसरी जीत भी एक राशन के लिए कोई मुश्किल नज़र नहीं आ रही आज के टाइम में। कल क्या हो सकता है एक अलग विषय है, अभी समय है वोट पोल होने में। वोट पोल होने के समय जो है क्या होता है तो एक उस समय की बात है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि जो घमासान बीजेपी खेमे में मचा हुआ है चौधरी प्रदीप जी का टिकट घोषित होने के बाद, उससे ऐसा ही लगता है। विरोध के सुर आप देख रहे भाई, हमारे मनीष चौहान जी हैं, वो लोग भी जो है पूरा प्रयासरत थे कि हमें टिकट दिया जाए। तो टिकट की दौड़ में तो वो विफल रहे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर उनका आकलन उस तरीके से शायद नहीं किया गया जिस तरीके से वो चाहते थे। उसके कई कारण हो सकते हैं, अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। आपने देखा होगा कि जिसका घर के अंदर हिस्सा होता है ना, अगर वो एक बार भी अपनी आंखें टेढ़ी कर देता है तो घर का जो जिम्मेदार होता है, स्वामी होता है, वो उस पर विचार करता है कि अगर इसकी आंखें टेढ़ी हो गई तो परिवार को चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो उसका हिस्सा उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी को मनीष चौहान को विरोध कर देना चाहिए था? मैं तो अब भी कह रहा भैया, तो मनीष चौहान जी इस चीज़ का ड्रामा करते फिर रहे थे
कि भाई 1 लाख वोट मुझे मुस्लिम का भी मिल रहा, मुझे जो है गुज्जर समाज भी सारा मिल रहा, मुझे सर्व समाज मिल रहा है। अगर उनके नेतृत्व में दम है और उन्हें विश्वास है कि मेरा समाज 36 बिरादरी के लोग जो है मेरे साथ हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है मनीष चौहान जी के सामने कि वो प्रत्याशी के रूप में नहीं आते, भले हार जाओ। आज उन्हें टिकट नहीं मिला तो क्या एमपी बन गए हैं? वो हार जाएंगे तो बीजेपी भी हार जाएगी, अगली बार विचार करेगी बीजेपी। राजनीति में भीख में कोई नहीं देता। यहाँ तब देता आदमी जब गिरेवान पकड़कर उसको जो है जमीन से ऊपर उठा दिया जाना, तब कहता है भाई साहब नीचे पैर रखने दे, मुझे जो चाहता हो ले ले। तो क्या प्रदीप चौधरी ने इस तरह उठाया? नहीं, प्रदीप चौधरी ने इस तरीके से नहीं उठाया। उससे पहली बार जो है दूसरे प्रत्याशी को इसी तरीके से मायूस कर दिया था। बीजेपी ये चाहती है कि हर सीट पे जो है जिस खिलौने को वो लोगों के साथ सामने रख दे, लोग उससे ही खेल लें। लोकतंत्र का उन लोगों ने गला घोंटने का ये रास्ता साफ कर दिया। भाई अभी आप देखते हैं, पहले लोग पार्टियों में किसी सत्तारूढ़ पार्टी में अगर शामिल होते थे तो वे कुछ शर्तों के साथ जाते थे लोग, या सत्तारूढ़ पार्टी उनके सामने कुछ शर्तें रखती थी। अभी जितना फेरबदल हो रहा, चौधरी जयंत जी बीजेपी की तरफ गए तो क्या कुछ शर्तें थी? बीजेपी ने बताया कि इन शर्तों के साथ लेंगे हम आपको, जयंत चौधरी ने बताया कि इन शर्तों के साथ जाएंगे हम गठबंधन में। तो जनता कहाँ है? मुद्दे कहाँ हैं? बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल, इनका दोनों का अपना व्यक्तिगत अंदर खाने जो है सौदाबाजी, क्या सौदाबाजी वो तो वो जानते होंगे, अंदर की बात है। कुछ दिनों में लोगों के सामने भी आ जाएंगी ये बातें। आज जयंत जी बीजेपी के साथ गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसका जो अपना एजेंडा है उस एजेंडे में जो है किसान को शामिल कर लिया? या जयंत चौधरी ने इस बात पे विचार किया कि भाई लोगों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में ये बदलाव करके जो है हम अपने साथ लेना चाहती है इसलिए जा रहे हैं हम? या भाजपा ने बताया कि हम किसान प्रतिनिधि को अपने साथ ले रहे, हमने अपने एजेंडे में किसान को और जोड़ दिया? कुछ नहीं। और लोग जो है मसीहा बोलते हैं अपने आपको कि फला मसीहा, ये मसीहा। हम तो इतने मसीहा चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं हमें कि हमें मसीहा के अलावा कुछ और दिख नहीं रहा। लोग एक तरफ मसीहा में से मसीहा ही हो रहे जितने भी हैं। मसीहा किस चीज के हैं? अंडर टेबल मेज के नीचे वाले मसीहा सौदेबाजी पाट रहे अपनी हंगा लगा के। किसान की बात चल रही थी, किसान की बात पे जो है कौन टिका है भाई? यहाँ लोग सालों साल महीनों महीनों धरने दे रहे, प्रदर्शन कर रहे, पीछे उनके जानवर तबाह हो रहे, उनके खेत बर्बाद हो रहे, उनके बच्चे बर्बाद हो रहे। ना बच्चों का ध्यान है, बाप आंदोलन में जा रहा है, बच्चा जो है पीछे गुलछर उड़ा रहा, ना पढ़ाई कर रहा, ना अपने काम पर ध्यान दे रहा। तो इनके चक्कर में लोगों के घर भी बर्बाद होना करे। तो इतना आंदोलन करने के बाद अगर बीजेपी के साथ ही जाना था तो अब कौन सा बीजेपी इनकी किसी बात को मान लगे या कोई प्रेशर बन गया इनका? तो आपको क्या कारण लगता है, किस कारण से गए होंगे? अरे इनके व्यक्तिगत कारण है। इन्हें जो है मंत्रालय चाहिए, मंत्रालय में बैठ के जो है अपनी आया से आराम करेंगे, अपने व्यक्तिगत काम साध देंगे। बताओ तो आप करवाओ घोषणा, योगी जी पे करवाओ, मोदी जी पे करवाओ, जयंत पे करवाओ, और जो जो लोग उधर जा रहे हैं उनसे कहलवाओ तो उनको बीजेपी के इस एजेंडे में जो है ये परिवर्तन हो हमारे जाने से, या बीजेपी पर कहलवा दो या इन लोगों पर कहलवा दो। तो जब एजेंडे में कुछ परिवर्तन होना ही नहीं है जो जनता का काम है, तो फिर इतने बेवकूफ तो ये लोग है नहीं कि भाई जनता का भी लाभ नहीं कर रहे, अपना भी लाभ नहीं करेंगे और पाड़ा बदल के। इसके पीछे क्या चीज है? हमारे जो शामली विधायक हैं, सदर विधायक हैं प्रसन्न चौधरी, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा है कि हम उसी विचारधारा के हैं और इसी विचारधारा पे रहेंगे। हम किसानों की आवाज़ को सरकार में रहकर उठाएंगे। पहले विपक्ष में थे, उठा रहे थे, अब सरकार के साथ रहकर कार्य भी करवाएंगे। भाई देखो, अगर मैं सरकार के साथ रह के कार्य करवाऊंगे तो क्या दो सरकार का एमएसपी घोषित कर दे, कितनी देर का काम है करवा दो। और बहुत सारे काम हैं ऐसे जो किसानों के होने चाहिए।
जो ज़्यादा डीपली मैं बात करूँगा तो मैं समझता हूँ समय का शायद आपके पास भी इतना बंधन है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो सरकार से मैं कह दें उन्हें मिनटों सेकंडों में सरकार जो है पूरी कर सकती है। तो मैं इस चीज़ को, ठीक है प्रसन्न चौधरी विधायक जी हैं, हो सकता है कुछ काम हो जाए, लेकिन जितनी मेहनत जितना संघर्ष प्रसन्न चौधरी जी करते आ रहे थे, मैं नहीं समझता कि उस अनुपात में उस अपेक्षा में जो है बीजेपी खरी उतर जाएगी और उनको जो है कोई संतोषजनक काम मिल जाएगा। हाँ, इतना हो सके थोड़ा बहुत जो उत्पीड़न विपक्ष के खेमे में रहते हैं उन लोगों का सरकार द्वारा किया जा रहा होगा, उसमें कोई डील हो सकती है जरा हमारा से। इसके अलावा मैं तो मानता नहीं, गन्ना का पेमेंट है अब तुम्हें चले गए, बता देना चाहिए प्रसन्न चौधरी ने भी कि भाई कौन से दिन पेमेंट करवा देंगे, क्या बकाया जो पिछला रह रहा तो हम समझ लेंगे कि हाँ कुछ काम करवा लें। बाकी आप लोगों की बात होती रहे जनप्रतिनिधियों से, मुझे नहीं लगता कि उनमें से एक भी आदमी उधर जाएगा खुश अपना आप को महसूस कर रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को जो है ये लग रहा था कि अगर हम विपक्ष के खेमे में खड़े रहेंगे तो बीजेपी जो है हमारे गर्दन तक हाथ पहुंचाने में सफल हो जाएगी। अब अपना गर्दन बचाने के लिए ये लोग, मैं ये नहीं कहता कि ये लोग बेईमान हैं, क्योंकि बीजेपी जो है इतना उत्पीड़न करती है कि इज्जतदार आदमी आज ये समझ रहा है कि मुझे बीजेपी के खिलाफ में बोल रहा तो पता नहीं सभी कहाँ था आफत खड़ी हो जाएगी, समझ रहे। तो ये स्थिति। अच्छा, जैसा आप देख रहे होंगे प्रदीप चौधरी का काफ़ी विरोध हो रहा है क्षेत्र में, हम बहुत सारे गांव में जा चुके हैं, बड़ा भारी विरोध है, तो क्या इस विरोध का कोई प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? देखो, वैसे तो हर आदमी का अपना राइट है वोट डालने का, लेकिन यहाँ क्या है कि लोगों ने ठेकेदारी प्रथा को खड़ा कर रखा। भाई मैं राजपूत हूँ, मैं फला के साथ हूँ, फला मिनिस्टर के साथ हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं फला आदमी के साथ हूँ, मैं जो है फला बरादरी से हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मेरी ठेकेदारी वहाँ है। अगर मुद्दों पे बात की जाए तो मुद्दों के आधार पे तो जो है चुनाव का कोई हिसाब ही नहीं बैठता बीजेपी के पक्ष में। जहाँ तक विरोध की बात है, उन चीज़ों की बात है, तो ये एक जैसे मजाक करते हैं ना आपस में लोग, ये एक जिज्जा साड़ा जैसी मजाक है, जहाँ जिज्जा साड़ा आपस में गाली दियो जाए ना एक दूसरे से, यूं और यूं यूं, लेकिन उनके अंदर मोहब्बत बहुत होती है। तो ये एक ऐसा मजाक है लोगों के साथ। अभी चुनाव से पहले जो है विरोध जाहिर होगा, पिछली बार भी हुआ था, मरगाम का सिंह का टिकट कटा यहाँ, पंचायत हुड़दंग हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन पता नहीं भाई मरगाम का सिंह को भी कौन सा सम्मान दे दिया, कौन सा पद दे दिया इस परिवार को भी, उन्हें भी आज तक कान नहीं हला। भाई मारे तो खुदा है, मारे तो माई बाप है, चौधरी है मेरे, लेकिन उनके थोड़ा चौधरी में। हम तो अपने चौधरियों के बारे में इतना बोल भी रहे, उनकी हिम्मत नहीं कि मैं एक शब्द बोलता उनके अपने हेड के बारे में, जो बीजेपी के हेड बैठे ऊपर, चाहे गर्दन काट दो उनकी चक्कू लेके, ये नहीं बोल सकते। वोट अंततः जो है घूम फिर गए प्रदीप चौधरी को ही जाएगा, फिर वहीं जाने का जो है रास्ता ये लोग बना देंगे, क्योंकि इनमें इतना दम नहीं है। ये अपने दम की राजनीति नहीं करता, अपने समाज पर विश्वास नहीं है। ये 15 साल तक बिना किसी पद के, बिना किसी काम के बैठे रह सकते हैं अपने घर, लेकिन लड़कर संघर्ष करके जो है अपना स्थान, अपना मुकाम बनाने की इनमें क्षमता नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि लोग अपना संगठन बनाओ, अपनी पार्टियां बनाओ जैसे दूसरे लोगों ने बना रखी। क्यों बन रहे हैं एमपी एमएलए? क्या ये सुभाषपा के लीडर राजभर से भी बोने हैं, अनुप्रिया पटेल से भी छोटा कद है इन लोगों का, जयंत चौधरी से भी छोटा कद है इन लोगों का। इस देश के अंदर जो है बहुत बड़ी तादाद में जो इनके लोग बसते हैं इस देश में। लेकिन वो फिर हिंदू मुस्लिम पर आ जाएगी बात, नहीं, एक तरफ इकरासन है, एक तरफ ये है। हिंदू मुस्लिम पर नहीं आओगे, इकरासन तो मुस्लिम आप कह रहे, चलो अच्छी बात है मजहब के नाते, लेकिन वो भी इसी परिवार का हिस्सा है। बीजेपी के आने से ही तो हमें ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो गया। नहीं तो
हमें तो कभी बाप दादा के मुंह से ये बात नहीं सुनी कि भाई ये मुसलमान है, ये भी गुज्जर है, हम भी गुज्जर हैं। और इस प्रदेश में नहीं, इस देश में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, अगर हम काम करें तो हमें तो दूसरे मुसलमानों के पीछे भी जो है मिन्नतें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ हमारे मुस्लिम भाई हैं वहाँ उनको अवसर मिलेगा। तो ये एक दूसरे से गिव एंड टेक का फार्मूला है। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सदन के अंदर जो है आपका प्रतिनिधित्व हर सरकार में शामिल रहेगा। आप चाहे विपक्ष में रहें, चाहे आप सत्ता में रहें। आज आप पार्टी की मेहरबानियों पे हैं, आप टिकट दे दिया तो ठीक है, नहीं दे दिया तो आप तो सदन से भी बाहर खड़े। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस पर कोई अंतर पड़ने वाला रहा। गुजरा का वोट बीजेपी की तरफ ही जाता दिखाई देगा। अच्छा, इकरा हसन को किस तरीके से देखते हैं? आपने कहा कि एक जीत तो उनकी हो गई है, दूसरी जीत का देखते हैं क्या हो सकता है, क्या लगता है? देखो, उनका चुनाव बहुत बढ़िया चुनाव है, बहुत मजबूत चुनाव है। व्यक्तिगत तौर से भी इकरा हसन संघर्षशील है और ज़्यादा संघर्ष उसका नज़र हमको आ रहा है। दिन प्रतिदिन उसका काम लोगों के बीच में मिलने का, जुलने का, लोगों को जो है संगठित करने का बड़े स्तर पर चला रहा है। मुझे लगता है कि उनको सफलता जरूर मिलेगी। उनका काम करने का जो तरीका है वो लोगों को जोड़ता है आपस में, और जनता भी जो है इस चीज़ से वाकिफ हो चुकी है कि नए लोगों को अगर अवसर मिलता है तो वे कुछ समय के लिए, जब तक राजनीति के गंदे हथकंडों को नहीं सीखते, कुछ न कुछ लोगों की सेवा कर देते हैं। इसलिए उनके ऊपर कोई एलिगेशन भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कोई ये कहा कि इकरा हसन ने जो है पिछले चुनाव में ये किया। बेदाग साफ छवि की और कर्मठ नेत्री के रूप में जो है मैं मृगंका सिंह का उसका इकरा हसन का जो है व्यक्तित्व देखता हूँ। अच्छा, उनके पिताजी का काफ़ी नाम है यहाँ पे, क्या वो जिस तरीके से भाईचारे की बात करते थे वो उस तरीके से कर रही है इकरा हसन भी? हाँ, इकरा हसन जो है उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही, उससे भी बेहतर कर रही। कहीं ना कहीं मुनव्वर हसन को तो दबंगई की दृष्टि से भी लोग देखते थे। कहीं ना कहीं ये बात भी उठती थी कि मुनव्वर हसन जो है दबंग प्रकृति का नेता है। लेकिन इकरा हसन तो जो है सौम्य व्यवहार, बिल्कुल जो है पढ़ी लिखी विदुषी महिला है। उसके व्यक्तित्व में जो है वो सारी चीज़ें नज़र आती है जो आम आदमी चाहता है अपने नेतृत्व करता। सभ्यता है, शालीनता है, बात करने का सलीका है। बहुत सारी शादियों में, विवाहों में जो है हमारी कहीं ना कहीं उनसे जो है नमस्ते हो जाती है। तो उनके अंदर एक वो एटीट्यूड नहीं है, वो दृष्टिकोण नहीं है उनका कि मैं इतने बड़े परिवार से हूँ। वो एमपी ना भी हो तब भी उसका परिवार पिछले 40-50 वर्षों से राजनीति में अच्छे मुकाम पे। दूसरी तरफ भी है लोग, सीढ़ियाँ लगानी पड़ती है हमसे बात करने के लिए, डायरेक्ट बात नहीं कर पाते लोग। प्रदीप चौधरी जी कैसे अब तक के सांसद रहे हैं? प्रदीप चौधरी जो है व्यक्तित्व तो अच्छा है उनका। सांसद के तौर पे भी है कि जिस सरकार में वे उस हैसियत से तो बढ़िया ही है सांसद के रूप में। बीजेपी के अंदर तो सांसद खत्म, विधायक खत्म, मंत्री खत्म। वहाँ तो दो लोग हैं भाई, शाह जी हैं और मोदी जी हैं। नड्डा का भी नाम मैं सुना है, जो उनसे जाना है नहीं। आम आदमी तो पूछ ले बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, जो बता दो कोई। तो उन लोगों ने तो खत्म कर रखा। एमपी का रोल नहीं, कहीं कुछ नहीं है। जिसको मैं कहता कठपुतली बनाना उनका मकसद है, उस पर मैं कामयाब होते जा रहे। वे तो चाहते ही हैं कि हम लोगों से जिसको उठा के दे दें, लोग उनको वोट दे दें। उन्हें ये सिस्टम तो खत्म ही कर दिया कि जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये नेता का प्रतिरूप है। जो भाजपा का नेतृत्व है ऊपर का, ये उसका प्रतिरूप है, ना कि जनता का प्रतिनिधि। उन्हें जनता का ये अधिकार लगभग जो है समाप्त कर दिया। मैं जिसको भी उठा के ला कर खड़ा करते हैं तो लोगों का इस तरीके से भ्रमित कर दिया दिमाग कि उनको लगता है भाई यू ठीक है। व्यक्तिगत तौर से जो है प्रदीप जी से हमारा कोई विशेष संपर्क तो है नहीं, रिश्तेदारियां टर्म्स हैं। एक आध बार हम गए भी उनके पास, काम नहीं हो उसका कोई बात नहीं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ठीक है। काम को लेकर काफ़ी बातें हुई कि यहाँ काम नहीं करवाया, क्षेत्र में कोई काम नहीं करवाया, वो तो बाइक नहीं छुड़वा सकते,
अगर पुलिस पकड़ ले तो और तो क्या काम करवा देंगे। नहीं, उनकी क्यों बात कर रहे हो आप? मेरे से नाम बताओ ना, कौन से नेता बाइक छड़वा रहे हैं आज भाजपा की सरकार में जो बैठे हैं। आप फला विधायक सांसद की बात छोड़ दो, आप मंत्रियों का नाम बताओगे, फला मंत्री का कहने से जो है फला व्यक्तिगत काम होगा। जो आदेश ऊपर से जारी होता है उसी के अनुरूप चलते हैं, बैठे हैं। उन्हें सिर्फ इतना संतोष है कि 5 साल की तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद जो है पेंशन मिलेगी, नाम सांसद है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप बताओ हमारे से कौन आदमी ये है जिसकी तूती बोल रही है हम बीजेपी सरकार में? इन्हें सबके हाथ काट रखे। और जहाँ तक प्रदीप जी की बात है, ठीक है, लोगों ने विरोध भी करा, बहुत बड़ी सीट है। कुछ लोग षड्यंत्र के तहत भी विरोध करा रहे, बस जैसा हमारा राजपूत समाज है। देखो क्या गजब की बात है इस काराना सीट पे। इस काराना सीट पे जो है राजपूत समाज ये कह रहा है हम भाई गुज्जर प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। और यहाँ का गुज्जर वो यहाँ के मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर रहा। उसकी हिम्मत नहीं एक बार क्यों यूँ कहता है चलो तब हमारे प्रत्याशी तो वोट नहीं देने के गुज्जर से, तो वो हम बीजेपी का हेड यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी है, राजपूत है, ठाकुर है, हम उससे नहीं देने। समझ? जी जी। तो एक माहौल भी बनाया जाता है यहाँ गुज्जर के प्रति। जब से बीजेपी सरकार आई इसने गुज्जर का दमन पूरे तरीके से किया, राजस्थान से लेकर यहाँ तक। राजस्थान के अंदर भी 75 लोग निर्दोष इन्हें गोलियों से भून दिए आंदोलन के टाइम पे। आरक्षण की मांग थी, सारे देश ने पता, दुनिया ने पता कि जायज मांग थी, जायज तरीके से कर रहे थे। और भाई कहीं अगर समाज के सम्मान की बात आती है उसको चोट पहुंचा इन लोगों ने। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी का जितना नुकसान बीजेपी ने किया गुज्जर समाज का, शायद इस देश में किसी दूसरी पार्टी ने नहीं करा, ना कर सकता। तो ये जो विरोध की बात है, काम की बात है, काम कुम का मैटर कहीं नहीं चल रहा। काम तो जो है दूसरे क्षेत्रों में देख लो, वहाँ कहीं विकास की गंगा नहीं बह रही, बता दो मेरे तो कौन सा सांसद ने करा। आसपास की सीटें भी तो हैं। रही मरने जीने की बात, व्यक्तिगत तौर पे आदमी उसके पास जाता है जिससे जुड़ा होता है। मैं इतना कहना चाहूँगा इसके बारे में। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और बड़ी अजीब बात है, बिना किसी मुद्दे के चुनाव है इस देश का इस बार बीजेपी के साथ। बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे उसके ख़त्म हो चुके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा कि भाई हम आपको 5 किलो अनाज देते रहे पिछले 5 साल से। ये तो उसके विकास की बात है। और अब का और हमें जो है मौका दो सरकार बनाने का, अगले 5 साल भी बराबर 5 किलो अनाज मिलेगा। समझ रहे क्या कह रहे हैं? उन्होंने कह रहे 5 साल और नहीं ऐसा होने देता मैं कि आप बिना सरकार के अनाज खाए जो है जिंदा रह जाए। इतना विकास करवा दूँ मैं। जो कंडीशन पिछली है 5 साल की दाना मांग के खाने की, 5 साल की मोदी की गारंटी है। 5 साल और जो है सरकारी गेहूँ खाना पड़ेगा तुम्हें, हमारी सरकार एक बार और लेगा। थारी हिम्मत नहीं, अब तुम अपने दम पर जो है अपना पेट भर लो, अपना अनाज खा लो। ये मैं तरक्की इतनी देश की करा दूँ। ठीक है जी जी। तो भाई सोच समझ गए सभी लोग, जानते हैं कि किसे वोट देना किसे नहीं देना। हो सके मेरा दिमाग खराब रहो, कुछ लोगों ने मेरी बात कड़वी लगी होंगी, क्योंकि कुछ लोग इस स्तर तक गुलाम हो चुके कि उन्हें अपने दिमाग की बत्ती बंद कर दी। उन्हें वो अंदर से नहीं कुछ भी सोच के देखते, जो उनसे दिखा जाए वही देख रहे। बंदर देखा आपने तमाशा करने वाला काम में ले गए। 1 घंटा जो है इतना बढ़िया मजमा चले, वो उस दिन होगा कि इन्हें ससुराल लेकर जाएगा, तंग तो नहीं करना का बंदरिया ने। तो उसके इशारों के आधार पर जो है सारे जवाब देता है। तो लोग भी जो है वो बंदरिया बन चुके, अपने गले में रस्सी बंधवा के, जैसे रस्सी हल रही वैसे हैं नाच कर रहे। जो लोग सक्षम हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे, उनको लोग विरोधी कहते हैं, राष्ट्रद्रोही कहते हैं। कुछ समय आता है ऐसा देश में, पहले भी शायद एक बार कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा हुआ कि जो कांग्रेस के खिलाफ बोला उसका इलाज हो गया।
अब इसका वो समय चल रहा, शायद अंत के नज़दीक ही है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जहाँ भी जा रहे हैं यही जानने की कोशिश कर रहे हैं अब की बार कैराना पर क्या होने वाला है और कैराना की जो जनता है किस तरफ जाएगी। लेकिन जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज को लेकर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनसे भी जानना ये ज़रूरी होता है। इसलिए हम अकेले अकेले ज़्यादातर इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि ये पता लग सके। और जब जनता के बीच में जाते हैं फिर आप देखते ही हैं। खैर, ये हमारा उद्देश्य है कि हम आप तक सही जानकारी भेज सकें, ताकि आपको कोई गुमराह न कर सके, आपको कोई बहला फुसला कर वोट ना करवा सके। और जिसने अभी तक वोट नहीं बनवाई है वो कृपया वोट भी बनवा लें, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने आपको ये अधिकार दे रखा है कि हर व्यक्ति वोट करे। वोट आप कहीं भी कर सकते हैं, हम किसी के लिए कोई प्रेशर या किसी से कोई गुजारिश नहीं करते हैं। किसी को भी आप वोट दे सकते हैं। और अंत का एक और बटन होता है उसमें, नोटा। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो आप नोटा भी दबा सकते हैं। तो जिसकी वोट नहीं बनी है अपनी वोट ज़रूर बनवाएं। अपने जो BLO है उनसे संपर्क करें, ग्राम प्रधान से संपर्क करें कि मुझे वोट बनवाना है। वोट का अधिकार आपका है। खैर, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं बहुत सारी जगह, आपने वीडियोस देखे होंगे कि किस तरीके से वोट न डालने के लिए कहा जा रहा है कि तुम वोट डालने नहीं जाओगे। वो अलग बात है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कहीं पर तो आप हमें वीडियो बनाकर हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। हम उसको आप तक भेजने की कोशिश करेंगे, देश भर में भेजने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिएगा गाम गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।